और आइए अब शुरुआत करते हैं। एक तरफ तो बांग्लादेश के हालात बुरे दौर से गुजर रहे हैं और वहीं दूसरी तरफ बांग्लादेश की अंतरिम यूनुस सरकार ने भारत राजनयिक का संदेश भेजकर शेख हसीना की वापसी की मांग की है। ऐसे में क्या है इसके मायने और कितना पड़ेगा दोनों देशों के आपसी संबंधों पर इसका असर, आइए जानते हैं। बांग्लादेश सरकार द्वारा पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के प्रत्यर्पण की मांग पर अवामी लीग ने कड़ा विरोध दर्ज कराया है। शेख हसीना के बेटे सजीव वाजिद ने मोहम्मद यूनुस की सरकार पर राजनीतिक बदले की भावना से काम करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि हसीना के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण में चलाए जा रहे मुकदमे राजनीति से प्रेरित है और अदालत के नाम पर इंसाफ का खुलेआम गला घोटा जा रहा है। सजीव ने कहा कि झूठे मामले में लोगों को जेलों में ठूसा जा रहा है। राजनीतिक हत्याएं, लूटपाट और आगजनी जैसी घटनाएं बेरोक टोक जारी हैं। यूनुस सरकार इन्हें रोकने के बजाय आग में घी डालने का काम कर रही है। वाजिद ने आईसीटी ट्रिब्यूनल के मुख्य अभियोजक पर शेख हसीना के खिलाफ जानबूझकर दुष्प्रचार अभियान चलाने का भी आरोप लगाया। वाजिद ने कहा कि पहले अफवाह फैलाई गई कि इंटरपोल ने शेख हसीना के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया है, लेकिन जब मीडिया ने इस दावे की हवा निकाल दी तो बयान बदल दिया गया। इस बीच न्यायाधिकरण ने ढाका से एक सांसद सैफुल इस्लाम समेत 4 पुलिस अधिकारियों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। वहीं एक अन्य अदालत ने भारत के खिलाफ आतंकी गतिविधियों में शामिल एक आरोपी को राहत देते हुए आजाद कर दिया है। 17 साल से जेल में बंद बीएनपी नेता और पूर्व मंत्री अब्दुल सलाम पिंटू ने आतंकवादी संगठन हरकतुल जिहाद अल इस्लामी की भारत में आतंकवादी हमला करने में मदद की थी। इसके अलावा उसे 2004 में बांग्लादेश की तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख हसीना पर ग्रेनेड हमले की साजिश रचने के लिए मौत की सजा सुनाई गई थी। उधर अमेरिका ने भी हमलों को लेकर चिंता जताई है। अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सेल्विन ने बांग्लादेश में मानवाधिकारों के मुद्दे पर यूनुस के सामने अपनी चिंता जाहिर की। यूनुस ने सभी धर्मों के लोगों के मानवाधिकारों की रक्षा का वादा किया। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब उन्होंने दुनिया को ऐसा भरोसा दिया है, लेकिन जमीन पर उनकी बातों का असर नहीं दिखाई दे रहा है। सत्ता बदलने के बाद से शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग के नेताओं और धार्मिक अल्पसंख्यकों के खिलाफ लगातार हिंसा देखी जा रही है। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर बढ़ते हमले को लेकर भारत और अमेरिका समेत कई देश चिंता जाहिर कर चुके हैं। तो इस तरह की तमाम खबरें लगातार निकलकर सामने आ रही हैं, लेकिन बांग्लादेश में जो हालात हैं वो भी किसी से छुपे नहीं हैं। आइए इसी पर चर्चा भी करते हैं। हमारे साथ प्रोफेसर अंशु जोशी हमारे साथ जुड़ रही हैं, जो कि स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज जेएनयू से है। बहुत स्वागत आपका। और उसी के साथ मेरा सबसे पहला सवाल आपसे है कि जिस तरह से अभी जो स्थितियां देखने को मिल रही हैं साफ तौर पर, ऐसे में भारत के पास क्या विकल्प है? क्योंकि खबरें लगातार इस तरह की आ रही हैं, तो अभी क्या स्थिति है और क्या आने वाले समय में इसमें हमें देखने को मिल सकता है? चंद्रशेखर जी, बहुत ही संवेदनशील अभी स्थिति है जो हम देख सकते हैं। आज आधिकारिक तौर पर भारत के विदेश मंत्रालय से इस बात को माना गया है कि जो अंतरिम सरकार है बांग्लादेश की, उसने शेख हसीना के प्रत्यर्पण की मांग की है। और ये जो प्रत्यर्पण की मांग है, ये जो 2013 की भारत के साथ प्रत्यर्पण संधि है उस पर आधारित है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि 2018 में इसमें संशोधन भी किए गए थे। तो अब भारत सरकार के समक्ष जो है एक कूटनीतिक और मानवीय दोनों ही प्रकार का संकट है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि शेख हसीना किस प्रकार की नेता रही हैं। वो बहुत प्रो इंडियन नेता हैं, शांतिप्रिय नेता हम उनको कह सकते हैं, और उन पर अभी नरसंहार जैसे आरोप अंतरिम सरकार ने बांग्लादेश में लगा रखे हैं। तो वो शेख हसीना की मांग इसलिए कर रहे हैं कि उन पे नरसंहार जैसे आरोप लगा करके उन पे मुकदमा चलाया जाना है। अब भारत सरकार समझ रही कि किस प्रकार का इसमें मानवीय संकट भी कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है और कूटनीतिक संकट भी है। तो 2013 की जो ये प्रत्यर्पण संधि है, इसमें जो संशोधन किए गए हैं, इसके बाद भारत सरकार के लिए यह भी मुमकिन है कि वो किसी राजनीतिक नेता के प्रत्यर्पण के लिए तब इनकार कर सकती है जबकि उसे उस राजनीतिक नेता की जान का खतरा दिखाई पड़ता हो, या कोई ऐसी विशेष परिस्थितियां हो जिसमें उसको दिखाई पड़ता हो कि कहीं कोई जो स्थितियां हैं वो निष्पक्ष नहीं है। तो शेख हसीना के केस में हम देख सकते हैं कि इस तरह का निर्णय भी भारत सरकार इस प्रत्यर्पण संधि के आधार पर ही ले सकती है। पर यदि अगर भारत सरकार ऐसा कोई निर्णय लेती है तो फिर भारत और बांग्लादेश के बीच के जो संबंध हैं वो और खराब होने का खतरा है।
तो एक, जैसा कि मैंने कहा, बहुत संवेदनशील स्थिति है जिसमें अपने कूटनीतिक हितों को ध्यान में रखते हुए, दोनों देशों के जो बायलैटरल संबंध है उनको ध्यान में रखते हुए, लेकिन शेख हसीना की जो मानवीय सुरक्षा है, क्योंकि उनकी सुरक्षा रहे इसीलिए वे यहाँ पर अभी भारत में अगस्त के बाद से रह रही हैं, भारत सरकार कोई ना कोई निर्णय ले सकती है। और मुझे लगता है कि किसी तीसरे देश से कोई इस प्रकार की सहायता भी मांगी जा सकती है जहां शेख हसीना को सुरक्षित रखा जा सके। तो अभी देखना होगा कि किस तरह से आगे ये परिस्थितियां मोड़ लेती हैं। जी, तो ऐसे में अब नीतिगत और रणनीतियां किस ओर इशारा कर रही हैं जिस पर साफ तौर पर आने वाले समय में एक बेहतर भविष्य देखा जा सकता है? बांग्लादेश में हम सभी देख रहे हैं कि अभी जो स्थितियां हैं वो किसी भी तरह से हम प्रजातांत्रिक तो नहीं कह सकते हैं। और हम देख रहे हैं कि वहां पर जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है, जिसमें हिंदू समुदाय भी शामिल है, उनके विरोध में किस प्रकार से स्थितियां बनी हुई हैं। और एक बहुत ही वहां पर भी एक बड़ा राजनीतिक और मानवीय संकट हम देख रहे हैं। ऐसी स्थिति में यदि भारत सरकार शेख हसीना का प्रत्यर्पण करती है तो कहीं ना कहीं फिर ये शेख हसीना जैसे नेता और भारत के साथ जिस प्रकार से उनका रुख रहा है उसको देखते हुए और प्रजातांत्रिक मूल्यों को देखते हुए भी एक संकट की स्थिति होगी। लेकिन जैसे कि मैंने कहा, यदि भारत सरकार इससे मना करती है, जो कि भारत सरकार के पास आधिकारिक तौर पर यह निर्णय सुरक्षित है इस प्रत्यर्पण संधि के अनुसार ही, तो फिर ऐसे में दोनों देशों के बीच के संबंध और खराब होने का कहीं ना कहीं हमें खतरा दिखाई पड़ता है। तो मुझे लगता है बहुत संतुलित निर्णय लिया जाएगा। और जिस तरह की परिपक्व हमारा विदेश मंत्रालय है, हमारी भारत सरकार है, तो मुझे लगता है कि कल तक हमको थोड़ा इंतजार करना चाहिए तो समझ में आएगा। जैसा कि मैंने कहा कि कूटनीतिक और मानवीय संतुलन बनाते हुए, और साथ ही इसमें न्यायिक पक्ष भी जोड़ दूं, क्योंकि एक संधि है जिसके तहत प्रत्यर्पण की मांग की जा रही है। तो ये तीनों ही बिंदुओं पर संतुलन बनाते हुए मुझे लगता है कोई ना कोई निर्णय हमारे सामने आएगा। स्थिरता को अगर हम देखें तो साफ तौर पर बहुत कुछ देखने को मिला है, लेकिन अगर हम और भी इसके पैरामीटर्स को नजर में डालें तो साफ तौर पर देख रहे हैं, क्योंकि इसके अंतर्राष्ट्रीय मायने भी बहुत कुछ कहते हैं। तो क्या इसके अंतर्राष्ट्रीय मायने हैं और किस तरह से आने वाले समय में इसमें एक मजबूती आती हुई नजर आएगी? देखिए, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हम सभी देख रहे हैं कि कुछ एक नेताओं को छोड़कर वैश्विक स्तर के पूरे विश्व ने हाल फिलहाल इस पूरे इतने बड़े संकट पर एक चुप्पी साध रखी है, ये हम सभी देख रहे हैं। लेकिन भारत पड़ोसी देश है, देख रहा है, और भारत की अपनी जो कम्युनिटीज बांग्लादेश में माइनॉरिटीज के रूप में रह रही हैं, तो वहाँ किस प्रकार की स्थितियां बनी हुई हैं, उनकी मानवीय सुरक्षा का किस प्रकार का संकट हम देख पा रहे हैं। तो निश्चित तौर पर स्थितियां बहुत ही चिंताजनक और संवेदनशील है। तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर यदि देखें तो न्यायिक बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए ही भारत सरकार फैसला लेगी। और जैसे कि मैंने आपसे कहा कि किसी तीसरे देश से भी इस मामले में सहायता ली जा सकती है, जिसके तहत कि शेख हसीना को किसी तीसरे देश में जहां उनको सुरक्षित एक माहौल मिले रहने का, तो उनको भेजा जा सकता है या वे स्वयं जा सकती हैं। तो इस तरह का भी कोई निर्णय लिया जा सकता है। और मुझे लगता है कि पूरे वैश्विक समुदाय को इस वक्त बांग्लादेश में जिस प्रकार का संकट चल रहा है उसकी ओर दृष्टिपात करना चाहिए और बोलना भी चाहिए, क्योंकि ये जो परिस्थितियां बनी हुई हैं, ये मुझे कहीं ना कहीं आगामी पाकिस्तान में जिस तरह की स्थितियां अभी चल रही हैं उस और इशारा करती हुई दिखती हैं। तो अंतरराष्ट्रीय मंच से इस मामले में सभी एक्सपर्ट्स कहीं ना कहीं ये गुजारिश तो कर ही रहे हैं कि इन स्थितियों पर ध्यान दें। और शेख हसीना महिला हैं, जिस प्रकार की नेता रही हैं, उसको ध्यान में रखते हुए कहीं ना कहीं उनकी सुरक्षा को भी ध्यान में रखा जाना तो आवश्यक है ही। बिल्कुल। संधि पर अगर हम गौर करें तो क्या आपको लगता है कि कौन सी ऐसी बड़ी बातें जो संधि में सबसे प्रमुखता के तौर पर रखी गई हैं, और इस संधि से जिस तरह से हम जिस मजबूती की बात कर रहे हैं, जो हम आपस में जो आपसी संबंधों की बात कर रहे हैं, वो किस तरह से इससे और ज्यादा विकसित होते हुए नजर आएंगे? ये प्रत्यर्पण संधि जो है ये 2013 की है। और इसके यदि हम इस प्रत्यर्पण संधि को देखते हैं तो इसके मुताबिक और इसको ध्यान में रखते हुए ही बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने शेख हसीना के प्रत्यर्पण की मांग भारत सरकार से की है। और अभी तक आधिकारिक रूप से इस तरह की कोई मांग नहीं की गई थी, अनौपचारिक रूप से ये सारी बातें हमारे सामने आ रही थी। लेकिन आज सुबह भारत के विदेश मंत्रालय से इस बात की पुष्टि हुई है कि आधिकारिक तौर पर बांग्लादेश सरकार ने शेख हसीना के प्रत्यर्पण की मांग 2013 की प्रत्यर्पण संधि के बेसिस पे की है। लेकिन जैसे मैंने कहा 2018 के हम संशोधन को भी इसमें जोड़ दें, और ये इस संधि का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है कि यदि भारत सरकार को ऐसा लगता है कि जिस राजनीतिक व्यक्ति के प्रत्यर्पण की मांग बांग्लादेश कर रहा है
या बांग्लादेश की सरकार कर रही है, उसका कहीं ना कहीं उसके मामले में कोई निष्पक्षता नहीं बरती जा रही, या उस व्यक्ति के द्वारा यदि इस प्रकार की कोई मांग भारत सरकार से की जाती है कि उसकी जान को खतरा है, या इस तरह की कोई बहुत ही एक्सेप्शनल सिचुएशन बनी हुई है, जो हाल फिलहाल हम शेख हसीना के केस में तो देख ही रहे हैं, तो उसको मद्देनजर रखते हुए भारत सरकार प्रत्यर्पण से इनकार कर सकती है। ये संधि का ही एक बहुत प्रमुख बिंदु है, और इसी को ध्यान में रखते हुए हम सभी को लग रहा है कि भारत सरकार एक संतुलन बनाए रखते हुए, कूटनीतिक संतुलन बनाए रखते हुए, कहीं ना कहीं शेख हसीना हमारे पास अगस्त के बाद से रह रही हैं, तो इस बात का ध्यान भी रखेंगी कि उनकी सुरक्षा को संकट ना आए, लेकिन इस संधि के हिसाब से तो प्रत्यर्पण किया जाना चाहिए। तो फिर इसका कैसे समाधान हो, तो इसमें फिर किसी तीसरे देश का भी एक लेकिन जो एंगल जुड़ता मौजूदा हुआ स्थिति मुझे बांग्लादेश नजर की है वो भी किसी से छिपी नहीं है, तो ऐसे में वहां पर जो स्थितियां हैं और साफ तौर पर जिस तरह की हमने अभी जो रूपरेखा देखी है, जिस तरह की वहां पर स्थितियां बनी हैं, वो किस ओर इशारा कर रही हैं, और साफ तौर पर इससे कितना बड़ा प्रभाव आने वाले समय में और तमाम निर्णयों पर इसमें देखने को मिलेगा? चंद्रशेखर जी, बीते कई महीनों से हम देख रहे हैं कि कैसे बांग्लादेश में इन परिस्थितियों को जन्म दिया गया। एक तो मैं ये कहूं, क्योंकि जब ये सारे आंदोलन शुरू हुए थे, और छात्र आंदोलनों से ये जो अभी हाल फिलहाल की स्थिति और संकट बना है, यहाँ तक की एक पूरी यात्रा रही है, और ये मुझे बहुत प्रायोजित यात्रा लगती है। तो किस प्रकार से ये संकट प्रारंभ हुआ, शेख हसीना के खिलाफ एक किस प्रकार का माहौल बनाया गया, और अंततः जो है उन्हें अपने पद को छोड़कर भागना पड़ा। भारत में उन्होंने शरण ली, वे दूसरे देशों से भी शरण की मांग कर रही थी, लेकिन ऐसा संभव नहीं हो पाया। लेकिन बांग्लादेश में हम जिस तरह की स्थितियां देख रहे हैं, वहां ये देखना बड़ा दुखद है कि अभी जो सरकार है वो कहीं ना कहीं चरमपंथियों के हाथ एक दबाव में आते हुए निर्णय ले रही है, और वहां हिंदुओं समेत जो दूसरे भी धर्मों के मतावलंबी रह रहे हैं, जो माइनॉरिटी कम्युनिटी बांग्लादेश में रह रही हैं, बिल्कुल। उनके खिलाफ किस प्रकार का आप व्यवहार देखिए किया ना कि जा रहा है सजाए खुलेआम, मौत वो पाने भी हम वाले सबको दिख रहा आतंकी है। को भी राहत दी गई है, तो कहीं ना कहीं ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा वहां पर जो बिल्कुल। स्थितियां हैं उसको दिखाता है। बिल्कुल, और फिर खुलेआम पाकिस्तान से अब जिस प्रकार से सहायता मांगी जा रही है, प्रो पाकिस्तान जिस प्रकार के स्टेटमेंट्स हमारे सामने आ रहे हैं, न्यूक्लियर एनर्जी को लेकर के बातें की जा रही हैं, और किस प्रकार से बांग्लादेश की सरकार ने बीते दिनों निर्णय लिया कि भारत के साथ जो अभी तक के ट्रेड संबंध चले आ रहे थे, उसको भी एक बड़ा झटका मिला है। और यहाँ मुझे भारत का नुकसान होता हुआ नहीं दिखाई पड़ता चंद्रशेखर जी, ये आगे चल करके बांग्लादेश के लिए बहुत नुकसानदायक साबित होगा, क्योंकि जब हम एफडीआईज की दृष्टि से भी देखते हैं, अभी वहां एक बहुत बड़ी टेक्सटाइल इंडस्ट्री को हम देख रहे हैं कि कैसे दुनिया भर की जो कंपनीज है वहां पर उनके मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है, ये एक उदाहरण जी मैं देना बिल्कुल चाहती हूँ, वो बिल्कुल। धीरे धीरे करके बांग्लादेश से अब निकल रहे हैं। तो ये बांग्लादेश में मुझे प्रजातांत्रिक मूल्य जिस तरह से जी पिछले कुछ दिनों में समाप्त हुए हैं, जी चरमपंथ जिस तरह से वहां पर हावी हुआ है, तो ठीक एक है। अर्थव्यवस्था पर मुझे एक प्रभाव बिल्कुल होता निश्चित हुआ तौर दिख पर रहा है। हम जैसा कि देख पा रहे हैं कि तमाम यहाँ पर पैरामीटर्स हैं उसको तो रखा ही गया है, लेकिन ये तमाम निर्णय आने वाले समय में किस ओर इशारा करेंगे ये भी देखने वाली बात होगी। अंशु जोशी जी, आप बने रहिए हमारे साथ, अगली खबर में भी हम आपका रुख करेंगे।